कौमी असम्बली में जो कुछ हुआ पूरी कौम ने देखा और अभी तक वहाँ पे माहौल बड़ा गर्म है। आज अरकान ज़ख्मी भी हुए, गाली गलोच भी हुई, एक दूसरे को धक्के भी दिए। ऐसे मनाज़र पाकिस्तान की पार्लियामेंट में, कौमी असम्बली में नहीं नज़र आए। गालियाँ चलती थी, नारेबाजी होती थी, लेकिन इतना तशद्दुद जिसमें हाउस के तमाम मेंबरान ऑलमोस्ट उसमें शामिल थे और एक दूसरे पर किताबें फेंक रहे थे और एक दूसरे को गालियाँ दे रहे थे और बिल्कुल ये नहीं लग रहा था कि ये पाकिस्तान की कौमी असम्बली है। हम अगर इस पार्लियामेंट को आज के बाद ये कहें कि ये पार्लियामेंट निकम्मी है तो इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम कहें कि ये पार्लियामेंट बेकार है तो इनके पेट में अब बरोड़ नहीं उठने चाहिए। हम अगर आज के बाद कहें कि इस पार्लियामेंट को हमारी तरफ से आप बुलडोज कर दें, इस पार्लियामेंट को आप तबाह बर्बाद कर दें हमारी अवाम की तरफ से, तो फिर इनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि जी ये बड़ी मुकद्दस है और इसके खिलाफ बात नहीं हो सकती है और ये फलाना ढमकाना, ये जो नॉनसेंस इस मुल्क में चलता आ रहा था ना, इदारों की तकरीम होती है उनके किरदार से, उनके वकार से। कोई इदारा दुनिया के अंदर, मस्जिद भी मस्जिद ज़रार थी एक तारीख में, उस मस्जिद के बारे में भी कहा गया था कि इस मस्जिद को गिरा दिया जाए। जो आज इन्होंने किया है इस पार्लियामेंट के फ्लोर पे खड़े होकर, क्या ये कहीं इतनी नंगी फोश गलीज गालियां, शर्म से डूब मरना चाहिए इनको। ये अवामी नुमाइंदे कहलाने के हकदार है। अगर किसी और मुआज़्ज़ब मुल्क के अंदर अगर पार्लियामेंटेरियन असेंबली के फ्लोर पर ये कर रहे होते, खुदा की कसम इन्हें लोग घरों से निकाल कर लेकर आते, घसीट कर सड़कों पर लाते और इनको जूते मारते। इनको इसलिए भेजा जाता है, बिल्कुल सही, ये बाहर जाके ये कंडक्ट लोगों के सामने रखे अपना। इनके अंदर बर्दाश्त नहीं जरा सी भी, और दोनों तरफ से माशाल्लाह दोनों तरफ से आग बराबर लगी हुई। कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। इस पार्लियामेंट का एक एक मिनट जो है वो कौम के पैसों से चलता है, वो किसी के बाप के पैसे से नहीं चलता है, वो किसी को जहेज में नहीं मिला हुआ है, वो किसी की जमीनों की आमदन से नहीं चलता है, जागीरदार और बडेरे की, ना वो किसी सनतकार की मिल से निकलने वाले सूती के धागे से चलता है। वो पाकिस्तान के अवाम के टैक्स, इस इजलास के अंदर जो जो गाली दी गई वो गाली भी पाकिस्तानी कौम के टैक्स से दी गई और ये रिवायत बनती चली जा रही है। यानी एक हद होती है किसी चीज, बड़ी गहरी बात, सही बात कह रहे हैं आप। भरम होता है किसी चीज का, इन्होंने वो सारा भरम तोड़ के रख दिया, कुछ बाकी नहीं छोड़ा इन्होंने। आज के बाद बिल्कुल तोड़ के रख दिया। पाकिस्तान के अवाम के लिए हो ना हो, भाड़ में जाए, मौत पड़े इस इदारे को, ये दफा हो इदारा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये सब क्यों हुआ, कैसे हुआ, किसने शुरू किया और अब आगे क्या हो सकता है, किस तरफ हम जा रहे हैं, बाहर की दुनिया को क्या हम मैसेज दे रहे हैं। इस बंदा सा अपना सर पीटे, क्योंकि जो आपने बात की ना, इंतहाई काबिल शर्म और उसके साथ साथ जो इस किस्म की गंदी गलीज गालियाँ दी गई, जो हरकत की गई, वो आप सही बिल्कुल कह रहे हैं कि हम उसको कैमरे के सामने दिखा नहीं सकते, लेकिन हमने अपनी आंखों से वहाँ पे बैठ के देखा कि ऐसे मनाजर थे कि ये फिर शर्म आती थी कि ये हमारे 22 करोड़ आवाम के नुमाइंदे हैं और ये काम कर रहे हैं। आप जिस किस्म के ये जो अल्फाज इस्तेमाल किए अली नवाज़ अवान की जानब से, लेकिन इब्तिदा जो की गई रोहेल असगर, वो आपको पता है पक्के लाहौरी है, वो उसका स्टाइल भी उसी तरह का ही है। एक और MNA थे, उन्होंने भी इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल किए जो कि इंतहाई गैर पार्लिमानी थे। और इसका मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड समीर साहब आपको बता दूँ कि ये उन्होंने तय किया कि जिस दिन ये बजट तकरीर थी शौकत तरीन की, उसी दिन 11 जून को, तो उस दिन सारा वक्त अपोजिशन एहतजाज करती रही, उनका घेराव भी किया गया, हंगामा किया गया। तो फिर हुकूमत ने तय किया कि भाई हम इनके अपोजिशन लीडर को तकरीर नहीं करने देंगे। और कल जब उन्होंने तकरीर करने की कोशिश की तो वो फिर भी हुकूमती अरकान और हुकूमती वज़रा सामने आ गए। स्पीकर ने कोशिश की थी माहौल को ठीक रखे, लेकिन इसके ऊपर हुकूमती वज़रा और हुकूमती MNA बड़े नाराज़। उन्होंने कहा जब शौकत तरीन तकरीर नहीं कर सके तो फिर अपोजिशन लीडर भी तकरीर नहीं कर पाएगा। फिर रात गए, उन्होंने एक SOP बनाया, दोनों को तकसीम किया, हुकूमत को भी अपोजिशन को भी। उसमें यही मोटी मोटी बातें थी कि नारेबाजी नहीं होगी, हुल्लड़बाजी नहीं होगी, प्ले कार्ड नहीं आएंगे, पोस्टर नहीं आएगा, एक दूसरे की हदूद की तरफ नहीं जाएंगे, अपोजिशन के अरकान जो है वो अपनी शिस्तों पर रहेंगे, गवर्नमेंट के जो है वो अपनी शिस्तों पर रहेंगे। लेकिन दोनों ने इसके ऊपर दस्तखत ही नहीं किए। अगर कोई मिल गया किसी वाम के हत्थे चढ़ गए लोग, तो आप देख लीजिएगा कि क्या होगा। और होता है अक्सर किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं। मोहब्बत नहीं करती है वाम इस तरह के रवैयों से। शायद हसन सिद्दीकी साहब हमारे मुआशरे में
देखिए हमारे अमीर, माशरे में डॉक्टर साहबा, जी। आप पहले देखें कि लोगों के अंदर इंतकाम भरा हुआ है, जमीनों के ऊपर कत्ल हो रहे हैं, इंतकाम है, जायदादों लोगों के पर अंदर कत्ल इतनी हो रहे हैं। शिद्दत और ये जो फ्रस्ट्रेशन है उसकी बहुत बड़े जी, जिम्मेदार ये लोग हैं। अब आप कैसे देखते हैं इस चीज़ को, जो बहुत से कुछ तजियाकारी कह रहे हैं कि हुकूमत ने जो मुश्किल फैसले लिए हैं, खुद को मुश्किल में डाल दिया है, अपने अहदाफ हासिल करने में इनको मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है, आप कैसे देखते हैं? सही कह रहे हैं तजियाकार? मैं तो जारी बात है कोई अथॉरिटी नहीं हो सकता शाहिद साहब को की तरदीद करने की या शाहिद साहब से इख्तलाफ करने की। लेकिन मैं समझता हूँ, देखिए टारगेट आप अगर बड़ा टारगेट नहीं रखेंगे तो आप एक्सपैंड कैसे करेंगे अपनी इकोनॉमी को? यानी आप बजट का वॉल्यूम जो है, आप कहते हैं जी हमने 3,000 अरब टैक्स इकट्ठा करना है मिसाल के तौर पे, हुकूमत ने जो हदफ रखा है 5,500 अरब से ज़्यादा का, अगर वो हदफ नहीं रखती, आप कहते हैं 3,000 अरब रखते हैं मिसाल के तौर पे, ये रैशनल हदफ है, तो फिर आपकी इकॉनमी जो है वो कैसे, आप उसकी स्पेक्यूलेटिव आप उसको कैसे कह सकते हैं कि वो ग्रो करेगी या उसका वॉल्यूम ज़्यादा हो सकता है? आपके बजट का वॉल्यूम जो है वो तो बहुत श्रिंक हो जाएगा फिर। तो हुकूमत, हमें इस चीज़ के ऊपर बात करनी चाहिए कि हुकूमत FBR के अंदर इस्लाहात करे, हुकूमत टैक्स नेट में इजाफा करे, जो लोग टैक्स नहीं देते पाकिस्तान में, जो टैक्स चोरी करते हैं, उनको टैक्स नेट में लेकर आए। लेकिन हदफ जो है उसको तो आपको बढ़ाना चाहिए आप, क्योंकि आपके यहाँ सिर्फ 5 ऐसे सेक्टर हैं डॉक्टर साहिबा पाकिस्तान में जिसमें ये टायरों की स्मगलिंग का सेक्टर है, रियल एस्टेट का सेक्टर है, आपके यहाँ टोबैको का सेक्टर है, इसके अलावा ये जो चाय की खुली, जो चाय की पत्ती जो हम खुली चाय मिलती है उसका सेक्टर है। 5 सेक्टर ऐसे हैं जिनमें 300 अरब रुपए से ज़ायद की टैक्स चोरी हो रही है सिर्फ इन 5 सेक्टर्स में। इसके अलावा और दर्जनों ऐसे सेक्टर्स हैं। तो आप तो बड़े आसानी से 1,000 अरब से ज़ायद का टैक्स जो है, जो फॉर नथिंग आपके यहाँ इतने छेद और सुराख है उनमें से निकल जाता है, आप उस टैक्स को बचा सकते हैं। ये तो वो है जो टैक्स, सेल्स टैक्स की मद में, स्मगलिंग की मद में, अंडर इनवाइसिंग की मद में, जाली इंपोर्ट एक्सपोर्ट की मद में। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं जो टैक्स नेट में नहीं है। अच्छा, एग्रीकल्चर, अब डॉक्टर साहब आपके साथ मौजूद हैं, मैं तो इनको एक अरसे से 2 दहाइयों से सुन रहा हूँ और ये हमेशा एग्रीकल्चर इनकम टैक्स के ऊपर बात करते हैं। तो एग्रीकल्चर टैक्सेशन जो है उसके ऊपर कोई हुकूमत जाने की जरूरत नहीं कर रही है, क्योंकि ये डरते हैं। और आपकी असम्बलियों के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर खुद जमींदार और जागीरदार और वडेरे बैठे हैं, वो कभी भी एग्रीकल्चर टैक्सेशन की तरफ नहीं जाएंगे। ऐसे बहुत से लोग हैं आपके कराची में, लाहौर में, जिनके 10-10 करोड़ के घर हैं और उनका सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ उनकी एग्रीकल्चर लैंड है। लेकिन अगर आप उनसे कहें कि टैक्स दे तो वो कहते हैं जी जमींदार तो बहुत नुकसान में है, वो कैसे टैक्स दे सकता है। तो बाबा, ये जो तुमने 10 करोड़ का घर बना रखा है लाहौर या कराची में, ये जो तुम्हारे घर में 2.5-3-4 करोड़ की गाड़ियां खड़ी हैं, ये जो तुम्हारा मंथली एक्सपेंस है 25-30 लाख रुपए रनिंग कॉस्ट है, अगर ये उसी एग्रीकल्चर लैंड की इनकम से पूरी हो सकती है तो फिर स्टेट को उस एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स क्यों नहीं दिया जा सकता? तो ऐसे बहुत से सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर टैक्स के ऊपर काम करना चाहिए। और टैक्स जो महसूलात इकट्ठा करने का निज़ाम, उसको बेहतर करना चाहिए मेरा ख्याल है। मैं नहीं समझता कि आप टारगेट को श्रिंक करने की कोशिश करें।